Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी की किताबें कितनी ज़रूरी हैं। आज हम कक्षा 10 की इतिहास की किताब के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। और हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। हमारा मकसद है यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी जानकारी आप तक मतलब आसान और दिलचस्प तरीके से पहुंचाना। अगर आपको ये कोशिश पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद, ये शब्द हम सब जानते हैं, लेकिन 1920 के दशक के भारत में इसका मतलब क्या था? आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कैसे करोड़ों लोगों का गुस्सा, उनकी उम्मीदें, उनके सपने आज़ादी के एक आंदोलन में शामिल हुए, जबकि हर किसी के लिए आज़ादी के मायने बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल सही कहा, और यही इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात है। ये राष्ट्रवाद किसी एक सीधे रास्ते पर नहीं चला, ये तो कई धाराओं का एक संगम था। आज हम देखेंगे कि कैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलनों के पीछे किसानों, आदिवासियों, मजदूरों और व्यापारियों की अपनी अपनी छोटी बड़ी लड़ाइयां थीं। तो कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से। अक्सर हम गांधी जी गाने से शुरुआत करते हैं, लेकिन जमीन तो कह सकते हैं पहले से ही तैयार हो रही थी। एक युद्ध जो यूरोप में लड़ा जा रहा था, उसने भारत के एक दूर-दराज गांव में बैठे किसान की जिंदगी को कैसे बदल दिया। इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजों ने अपने युद्ध का खर्चा उठाने के लिए भारत को एक क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया। रक्षा खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और इसकी भरपाई? इसकी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए गए। तरह डाली गई, वो भी एक ऐसे युद्ध के लिए जिससे उनका सीधा कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1913 से 1918 के बीच मतलब सिर्फ 5 सालों में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? सोचिए आम आदमी पर क्या गुजर रही होगी। हाँ, और ऊपर से गांव में नौजवानों की सेना में जबरन भर्ती हो रही थी, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और इसी दौर में मतलब फसलें खराब हुईं और इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। माहौल पूरी तरह से बारूद के ढेर जैसा था। और इसी उथल-पुथल के बीच महात्मा गांधी भारत आए एक नए विचार के साथ। सत्याग्रह, ये सिर्फ अनशन या धरना तो नहीं था, क्या ये एक तरह का नैतिक युद्ध था? बहुत अच्छा कहा आपने, ये एक नैतिक युद्ध ही था। सत्याग्रह का मूल विचार था कि अगर आपका मकसद सच्चा है तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की जरूरत है ही नहीं। आप अहिंसा के जरिए उसकी अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं, उसे सच देखने पर मजबूर कर सकते हैं। मतलब ये एक कमजोर का नहीं, बल्कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत इंसान का हथियार था। बिल्कुल, और भारत आते ही उन्होंने इसे आजमाया भी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। लेकिन ये तो स्थानीय सफलताएं थीं। एक पूरे देश को एक साथ लाने वाला पहला बड़ा मौका मिला रॉलेट एक्ट के विरोध में। हाँ, ये जो 1919 का रॉलेट एक्ट था ना, वो एक तरह से काला कानून ही था। काला कानून? इसने सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने की ताकत दे दी थी। अरे, ये तो मतलब आपकी आजादी एक पुलिस वाले की मर्जी पर निर्भर थी। निश्चित रूप से गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया, लेकिन फिर 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस एक घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया होगा। हाँ, अब गुस्सा सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे अंग्रेजी राज के खिलाफ हो गया था। इस गुस्से की आग में गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को एक जरूरी घी की तरह देख रहे थे। यहीं पर खिलाफत का मुद्दा सामने आता है ना? जी। लेकिन खिलाफत तो तुर्की की खलीफा से जुड़ा मामला था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्रीय मुद्दा कैसे बन गया? ये गांधी जी की दूरदर्शिता थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और वहां के खलीफा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे, उनकी शक्तियां छीनी जा रही थीं।
अच्छा। तो भारत के मुसलमान इससे नाराज थे। शौकत अली और मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने खिलाफत समिति बनाई। गांधी जी ने इसमें एक सुनहरा मौका देखा, एक ऐसा मुद्दा जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक मंच पर ला सकता था। तो उन्होंने खिलाफत के समर्थन को स्वराज की मांग से जोड़ दिया और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। बिल्कुल। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। असहयोग मतलब अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना ताकि उनकी पूरी व्यवस्था ही ठप पड़ जाए। जी, यही विचार था। तो आंदोलन शुरू हुआ। शहरों में तो इसकी शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई। छात्र, टीचर, वकील सबने साथ दिया। हाँ, शहरों में मध्य वर्ग ने इसे हाथों हाथ लिया। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसका आर्थिक असर भी पड़ा होगा। बहुत। 1921-22 में विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा रह गया। लेकिन शहरों में ये आग जितनी तेजी से फैली उतनी ही तेजी से ठंडी भी पड़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ? इसकी कुछ व्यावहारिक वजह थी। एक तो खादी का कपड़ा, वो मिल के कपड़े से महंगा था जिसे गरीब लोग नहीं खरीद सकते थे। और दूसरा ये कि अंग्रेजी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी जगह पर भारतीय स्कूल और अदालतें उतनी तेजी से खड़ी नहीं हो पाईं। तो पेट की आग और भविष्य की चिंता के आगे लोग कब तक टिकते? वही बात है, धीरे धीरे छात्र, शिक्षक और वकील वापस लौटने लगे। ये तो शहर की कहानी थी। लेकिन असली भारत तो गांव में बसता था। वहां स्वराज का क्या मतलब निकाला जा रहा था? अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट जीतना तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अवध के किसान के लिए स्वराज का मतलब था जमींदार और तालुकदार से आजादी, जो उनसे भारी लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे। बेगार यानी बिना पैसे के काम। हाँ, उनका आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में चल रहा था। उनकी मांग सीधी थी, लगान कम करो, बेगार खत्म करो। जब उन्होंने गांधी जी का नाम सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ रहा है और उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। हर समूह स्वराज को अपनी सबसे बड़ी समस्या के समाधान के रूप में देख रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसान के लिए वो लगान था, शहर के मध्य वर्ग के लिए कुछ और। गांधी जी की खूबी शायद यही थी कि उन्होंने स्वराज जैसे एक शब्द में इन सभी अलग अलग सपनों को समेट लिया, भले ही वो सपने एक दूसरे से टकराते भी हों। और ये टकराव हमें तब दिखता है जब आंदोलन हिंसक होने लगता है। अच्छा। किसानों ने तालुकदारों के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, बाजारों में लूटपाट होने लगी। कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह के हिंसक आंदोलन के पक्ष में नहीं था। यह टकराव और भी साफ दिखता है जब हम आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों की बात करते हैं। वहां तो कहानी ही अलग थी। रोक दिया था, इससे उनकी पूरी जीवन शैली और रोजी रोटी ही खत्म हो गई। और वहां नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, और उनके नेतृत्व में एक गुरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ। राजू का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो गांधी जी से प्रेरित थे, लोगों को खादी पहनने को कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बल प्रयोग से ही मिलेगी। हाँ, वो एक विरोधाभास थे। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले करवाए। वो गांधी जी की महानता के कायल थे, पर उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। अंत में 1924 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन तब तक वो अपने लोगों के लिए लोकनायक बन चुके थे। और फिर बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी दुनिया तो एक चारदीवारी में कैद थी। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज आ गया है और अब वे आजाद हैं। हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा गया। उनका स्वराज का सपना अधूरा रह गया। तो ये साफ है कि आंदोलन एक था, लेकिन स्वराज की कल्पनाएं अनेक थी। आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन फिर गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक घटना हुई और गांधी जी ने अचानक पूरा आंदोलन वापस ले लिया। उस वक्त के कई युवा राष्ट्रवादियों के लिए ये एक झटके जैसा रहा होगा। इतना बड़ा आंदोलन एक गांव की घटना की वजह से रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके जवाब में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी इस हिंसा से स्तब्ध थे। उनका मानना था कि जनता भी तैयार नहीं है। हाँ, और ये कि अहिंसा का सिद्धांत किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनके लिए साधन साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आंदोलन रुकने के बाद एक तरह का ठहराव आ गया
और कांग्रेस के भीतर ही रणनीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। हाँ, ये अंदर से लड़ो बनाम बाहर से लड़ो की बहस थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि अब हमें प्रांतीय परिषदों के चुनाव लड़ने चाहिए। मतलब सिस्टम के अंदर घुसकर विरोध करना। जी, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इससे सहमत नहीं थे। और इसी राजनीतिक शांति के बीच अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजकर तूफान को फिर से दावत दे दी। बिल्कुल। 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया, जिसका काम भारत के संवैधानिक भविष्य पर रिपोर्ट देना था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत का भविष्य तय करने वाले इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही तो अपमान की बात थी। जैसे कुछ डॉक्टर्स मिलकर मरीज को बताए बिना उसकी सर्जरी की योजना बना रहे हो। यही भावना थी। इसीलिए जहां जहां कमीशन गया, वहां साइमन को बैक के नारों के साथ उसका जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी विरोध के माहौल ने भारतीय राजनीति में एक नई ऊर्जा भर दी और कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। और ये मांग दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के साथ अपने चरम पर पहुंची। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसमें तय हुआ कि अब हमारा लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस। जी, तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक घोषणा थी, लेकिन इसने देश को एक नया लक्ष्य और एक नया जोश दिया। अब लक्ष्य तो तय हो गया था, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए एक नए आंदोलन की जरूरत थी। और गांधी जी ने इस बार हथियार बनाया एक बहुत ही मामूली सी चीज को, नमक। हजारों मुद्दों को छोड़कर नमक ही क्यों? ये गांधी जी की राजनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है। नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर कोई इस्तेमाल करता था। और सरकार ने इस पर टैक्स लगा रखा था। हाँ, टैक्स लगाकर इसका उत्पादन अपने में एकाधिकार में ले रखा था। ये अंग्रेजी राज के सबसे दमनकारी चेहरे का प्रतीक था। गांधी जी ने इस छोटी सी चीज में पूरे देश को जोड़ने की ताकत देख ली थी। और फिर शुरू हुई दांडी यात्रा, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक राजनीतिक नाटक था जो हर दिन अखबारों की सुर्खियों में था। और 6 अप्रैल को जब उन्होंने दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो ये पूरे देश के लिए एक संकेत था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बच गया। हाँ, देश भर में लोगों ने नमक कानून तोड़े, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। महिलाओं ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन यहाँ भी असहयोग आंदोलन की तरह हर समूह की अपनी उम्मीदें थीं। जैसे संपन्न किसान जो मंदी से परेशान थे, वे लगान कम करवाना चाहते थे, लेकिन जब 1931 में बिना लगान कम हुए आंदोलन वापस ले लिया गया, तो वे निराश हो गए। बिल्कुल। वहीं गरीब किसान सिर्फ लगान माफी नहीं, जमींदार को दिया जाने वाला भाड़ा भी माफ करवाना चाहते थे, जिसे कांग्रेस समर्थन देने से हिचकिचा रही थी। उद्योगपतियों का क्या? उद्योगपति पहले तो आंदोलन के साथ थे, लेकिन जब आंदोलन लंबा खिंचा और समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, तो वे डर गए। तो जो आंदोलन इन सबको एक साथ लाया, उसी ने इनके बीच के मतभेदों को भी उजागर कर दिया। बिल्कुल। इस आंदोलन की 2 सबसे बड़ी सीमाएं थीं: दलितों और मुसलमानों की भागीदारी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती थी, लेकिन क्या वो इन 2 बड़े समूहों को साथ लेकर चल पाई? यह एक दुखद सच्चाई है। कांग्रेस लंबे समय तक रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं को नाराज करने के डर से दलितों के मुद्दों पर चुप रही। डॉक्टर BR अम्बेडकर दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और अलग निर्वाचक क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक बराबरी नहीं आ सकती। और इसी बात पर गांधी जी के साथ उनका पूना में टकराव हुआ। हाँ, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। और फिर हुआ पूना पैक्ट। जी, अंत में 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचक क्षेत्र तो नहीं मिले, लेकिन प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गईं। और मुसलमानों के साथ भी एक दूरी बन रही थी। खिलाफत आंदोलन के समय जो एकता दिखी थी, वो कहाँ गायब हो गई? असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद
कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे संगठनों के करीब दिखने लगी। इससे मुसलमानों में अलगाव की भावना बढ़ी। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर अड़े हुए थे। एकता बनाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन आपसी अविश्वास इतना बढ़ चुका था कि कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो इतने सारे मतभेदों, टकरावों और शिकायतों के बावजूद एक हम भारतीय हैं वाली भावना, ये सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा हुआ? ये सिर्फ राजनीतिक संघर्षों से तो नहीं आया होगा ना? नहीं, ये कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से भी आया। जैसे भारत माता की छवि गढ़ी गई। पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। फिर अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। हाँ, जिसमें वो एक सन्यासिनी की तरह शांत और गंभीर दिखती हैं। ये राष्ट्र को एक मूर्त रूप देने की कोशिश थी। और अपने इतिहास को, अपनी लोक कथाओं को फिर से खोजना। हाँ, राष्ट्रवादियों ने गांव-गांव घूमकर लोकगीतों और कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि देश अपने जड़ों को पहचाने। इतिहास को फिर से लिखा गया। अंग्रेज हमें पिछड़ा हुआ दिखाते थे, तो भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उस गौरवशाली अतीत के बारे में लिखा, जब कला, विज्ञान और व्यापार में भारत दुनिया में सबसे आगे था। ये अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इन सब प्रतीकों में सबसे शक्तिशाली शायद हमारा तिरंगा झंडा था। हाँ, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से लेकर गांधी जी के स्वराज के झंडे तक, जिसके बीच में चरखा था, झंडा आत्मनिर्भरता और अवज्ञा का प्रतीक बन गया। जुलूस में झंडा थामकर चलना मतलब ब्रिटिश राज को सीधे चुनौती देना था। तो कुल मिलाकर ये अध्याय में दिखाता है कि भारत में राष्ट्रवाद कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये असल में कई आवाजों, कई संघर्षों और कई सपनों का एक जटिल संगम था, जो आजादी के एक साझा लक्ष्य से किसी तरह बंधे हुए थे। अपनी आकांक्षाएं थीं और उन्होंने आंदोलन को अपने अपने तरीके से प्रभावित किया। ये एक बहुस्तरीय और बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। आज की इस चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक सवाल ये हो सकता है कि जब एक राष्ट्र अलग अलग समुदायों और वर्गों की इतनी सारी अलग अलग उम्मीदों को लेकर बनता है, तो आज़ादी के बाद उन उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम होता है। आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे काम को समर्थन देने के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.